नमस्कार बच्चों, टर्न द बस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग गोधली काव्य खंड का पाठ 11 लौट कर आऊंगा फिर कविता पढ़ेंगे। इसके कवि हैं जीवनानंद दास जी। तो आइए सबसे पहले हम लोग कवि के बारे में जान लेते हैं। तो कवि जीवनानंद दास जी का जन्म 1899 में बंगाल में हुआ था। यह बंगाल के बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवि थे। अगर रविंद्रनाथ टैगोर जी के बाद बांग्ला साहित्य में कोई बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं तो वह है जीवनानंद दास जी। बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी 1994 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए इनके जीवन के दौरान इनके 6 कविता संग्रह ही प्रकाशित हो पाए थे, जो है झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, साटती तरार तिमिर, जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता। तो यह जो 6 कविता संग्रह थी वह इनके जीवन के दौरान प्रकाशित हुई थी, और यह जो कुछ कविता संग्रह है वह इनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी, जो कि है रूपसी बांग्ला, बेला अलवेला कालबेला, महाविहंगम, आलोक पृथ्वी। तो ये सारी रचनाएं यानी कविता संग्रह आप लोग याद कर ले, क्योंकि परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है कि इनकी कविता संग्रह क्या है। वनलता सेन के लिए इनको 1992 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ पुरस्कार भी मिले थे। तो आज की जो कविता है लौट कर आऊंगा फिर, इसमें कवि का अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम लोग कविता परिचय। तो कविता परिचय क्यों? क्योंकि इससे हमें कवि के भाव और उनकी दृष्टि के बारे में पता चलेगा। तो इससे हम लोग यह जान पाएंगे कि वह इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ समकालीन हिंदी कवि प्रयाग शुक्ला द्वारा भाषांतरित जीवनानंद दास की कविता प्रस्तुत है। यानी यह जो कविता है इसको लिखा है जीवनानंद दास जी ने, लेकिन इसको इस भाषा में परिवर्तित किया है प्रयाग शुक्ला कवि ने। यह कवि की अत्यंत लोकप्रिय और बहुप्रचलित कविता है, यानी यह एक बहुत ही लोगों में पसंद किया जाने वाला और बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। कविता में कवि अपनी मातृभूमि तथा परिवेश से उत्कट प्रेम अभिव्यक्ति होता है। तो यानी इस कविता के माध्यम से हमें यह पता चलेगा कि कवि को अपने मातृभूमि से कितना लगाव था, और वहाँ की जो जैसी भी स्थिति थी, प्राकृतिक स्थिति, वह हमें भी देखने को मिलेगा। बंगाल अपने नैसर्गिक सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों में सांकेतिक रूप से कविता में विन्यस्त है। यानी बंगाल की जो प्राकृतिक सुंदरता है वह तो हमें देखने को मिलेगा ही कविता में, इसके साथ साथ जो बंगाल में जो भी चीजें प्रसिद्ध है वह भी हमें कविता में दिखेगा। इस नश्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में एक बार फिर आने की लालसा मातृभूमि के प्रति सभी के प्रेम की एक मोहक भंगिका के रूप में सामने आती है। यानी नश्वर जीवन के बाद भी, यानी मृत्यु के बाद भी फिर से उनका उसी मातृभूमि बंगाल में फिर से जन्म लेना, तो वह उनकी जो अपार जो उनका अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम स्नेह जो है उसको दर्शाता है। तो आइए हम लोग कविता शुरू करते हैं। कविता शुरू होती है, खेत है जहां धान के, बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लौट कर, एक दिन बंगाल में, नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब, होऊंगा अबाबिल या फिर कौवा उस भोर का फूटेगा नहीं, धान की फसल पर जो। बोलते हैं कि खेत है जहां धान के, बोल रहे हैं इनका देश कैसा है, जहां धान का खेत है, यानी जहां धान की खेती होती है। बहती नदी के किनारे, यानी यह जो इनका जो देश है या राज्य है जो भी है वह नदी के किनारे है, वहां नदी बहती है। फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में, तो फिर वहीं लौट कर आऊंगा बंगाल में। तो बंगाल में धान की खेती होती है, और बंगाल के खाड़ी के
किनारे बसा हुआ है और वहां नदी भी बहती है। तो वही बोल रहे हैं कि बंगाल में, वही बंगाल में जहाँ धान की खेती होती है और जहाँ नदी बहती है, वहां फिर से एक दिन लौट कर आऊंगा। लौट कर आऊंगा यानी अगले जन्म में। इस बार अगर जब जब भी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु के बाद जब वह अगला जन्म लेंगे तो वह फिर से इसी धरती पर वह जन्म लेंगे। उसी को बोल रहे हैं लौट कर आऊंगा फिर। नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब, बोलते हैं अगर, अब किसी को पता तो नहीं है कि अगले जन्म में वो क्या बनकर आएंगे, फिर से वही मनुष्य के रूप में आएंगे या किसी पशु पक्षी या कीड़े मकोड़े, कुछ भी नहीं पता है। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर मनुष्य में आए तो ठीक है, नहीं अगर मनुष्य में नहीं आ पाए, यानी अगर मनुष्य में इनका जन्म नहीं होता है, तब किस में जन्म लेंगे? होऊंगा अबाबिल, यानी अबाबिल एक प्रकार की पक्षी है जो उजाड़ घरों में रहती है। वैसा मतलब घर जहाँ पे कोई नहीं रहता है तो वहां पे वह पक्षी रहती है। तो बोलते हैं अगर मनुष्य में जन्म ना ले पाए तो हो सकता है वह अबाबिल बनकर आए। और अगर अबाबिल भी नहीं बन पाए या फिर कौवा, यानी अगर अबाबिल भी बनकर नहीं आए तब कौन सा पक्षी बनकर आने की उनकी इच्छा है? कौवा बनकर आए। कौवा जो आप देखते होंगे सुबह सुबह बोलते हैं ना, कोई अगर घर में आने वाला मेहमान होता है तो कौवा बोलता है, तो वही कौवा बनकर वह आएंगे। तब क्या करेंगे? उस भोर का फूटेगा नहीं धान की फसल पर जो, बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, धान की फसल फूटेगी यानी जब धान पक जाएगी। धान कब पकती है? ठंडी के मौसम में। तो बोलते हैं उस भोर में, यानी उस भोर में, उस समय की बात, उस समय में जब धान की फसल पकती है सर्दियों के मौसम में, उस भोर में क्या रहेगा? सर्दियों में भोर में क्या होगा? कुहासा होगा। तो कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक भारत पेंग आऊंगा एक दिन। बोलते हैं कि जब धान पकेगी, सर्दियों के मौसम में जब धान पकेगी, तब उस भोर में, उस कुहासे में, उस कुहासे से लेकर उस कटहल की छाया तक, कटहल भी बंगाल में बहुत होता है, तो वही बता रहे हैं कि उस कटहल के पेड़ तक भारत पेंग आऊंगा एक दिन। पेंग मतलब होता है जैसे कौवा ऐसे पैर ऐसे मतलब झूलता हुआ चलता है ना, तो बोलते हैं पेंग की चाल में वैसे ही चलकर आऊंगा एक दिन, यानी वह अपनी मातृभूमि में लौटेंगे। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि बोलते हैं किस किस रूप में वो आना चाहते हैं। अगर मनुष्य में नहीं तो या तो वो अबाबिल बनकर आना चाहते हैं, नहीं अगर अबाबिल भी बनकर ना आ पाए तो कौवा बनकर। और जब वह कौवा बनकर आएंगे तो क्या करेंगे? सर्दियों के मौसम में कोहरे में वहां से लेकर कटहल की छांव तक अपनी पेंग की चाल चलता हुआ वह एक दिन आएंगे। आशा करती यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बनकर शायद हंस में, आगे है, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में। गंध जहां होगी ही भरी घास की आऊंगा मैं। बोलते हैं कि हो सकता है, पहले कवि बोलते हैं कि या तो वह अबाबिल बनेंगे अगर मनुष्य ना बन पाए तो, क्योंकि उन्हें पता नहीं है वह अगले जन्म में क्या बनेंगे, लेकिन वह आना चाहते हैं अपनी मातृभूमि में। तो बोलते हो सकता है मनुष्य ना बन पाए तो अबाबिल बने या फिर कौवा बने, या फिर कौवा भी नहीं बनेंगे तो वह क्या बनकर आना चाहते हैं? हंस बनकर आना चाहते हैं। या फिर किसी किशोरी का, यानी किसी लड़की के पैरों में लाल घुंघरू बनकर आएंगे। तैरता रहूंगा, तो बोलते हैं कि अगर वह हंस बनकर आएंगे तो वह क्या करेंगे? पूरा दिन पानी में तैरते रहेंगे। कहाँ? किसके पानी में? बंगाल की नदी के पानी में वह हंस बनकर तैरते रहेंगे। और उस पानी में, जिस पानी में गंध होगी किसकी? भरी घास की आऊंगा मैं, वह वहीं लौट कर आएंगे। तो मतलब वह किसी भी रूप में जन्म ले, लेकिन वह लौट के, उन्हें यह फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम किस रूप में जन्मे, वह बस चाहते हैं कि वह कहाँ जन्म ले?
वह बंगाल की धरती पर ही जन्म लेना चाहते हैं। नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊंगा। बोलते हैं कि बंगाल की नदी, बंगाल की मैदान, बंगाल की धरती उन्हें बुलाएंगी। वह उन्हें विश्वास है, वह इतना सम्मान और प्रेम है उनको अपनी मातृभूमि के प्रति कि वह बोलते हैं कि वह उनको अगले जन्म में भी वह बंगाल की नदियां उन्हें बुलाएंगी, वहां की धरती उन्हें बुलाएंगी और वह आएंगे उस धरती पर जिससे नदी धोती ही रहती है पानी से, इसी हरे सजल किनारे पे। बोलते हैं क्योंकि बंगाल में बहुत बारिश भी होती है और वहां बहुत नदी भी है, तो उसी धरती को जिसको नदी धोती ही रहती है बार बार, यानी बार बार नदी आती है, तो वह जमीन, नदी का जो तट होता है वहां पर बार बार पानी आती है, तो पानी से वह जमीन धुलता रहता है। तो बोलते हैं वह वही आएंगे उसी जगह पे, उसी जमीन पे जिसको नदी धोती ही रहती है बार बार पानी से, और उसी सजल किनारे पर। तो यानी फिर से वह उसी बंगाल में जन्म लेंगे जहां पे नदी है और वह नदी जमीन को धोती रहती है। तो वह एक तो वह बंगाल के प्रति अपने प्रेम को दिखा रहे हैं कि कैसे वह वहीं पे जन्म लेना चाहते हैं, और साथ ही साथ बंगाल की जो सुंदरता है उसको भी दर्शा रहे हैं कि कैसे वहां नदी बहती है, वहां धान की फसल होती है, कटहल के पेड़ होते हैं। कैसे वहां नदी बहती है, कटहल के पेड़ है, धान की खेती होती है, तो वह सब सुंदरता को भी दर्शा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम को भी। आगे देखते हैं। शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घसीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। बोलते हैं तो फिर से अपनी अगली संभावना बता रहे कि हो सकता है ना ही अबाबिल, ना ही कौआ, ना ही हंस, ना ही किसी किशोरी के पैरों की घुंघरू बन पाए, तब वह क्या बनेंगे। बोलते हैं कि एक दिन हो सकता है तुम शाम में ठंडी ठंडी जो हवा बहती है उसको, शाम के समय में तो हवा बहती है, दोपहर में गर्मी रहती है और शाम में ठंडी हवा बहती है, तो बोलते हैं कि हो सकता है शाम में एक दिन जब हवा चल रही हो तो उस हवा में ही आकाश में क्या उड़ रहा हो, तुम हो सकता है उड़ते हुए उल्लू को देखो, तो हो सकता है मैं वह उल्लू बनकर आऊं। तो अब वह क्या बनकर आ सकते हैं, उल्लू बनकर। तो हो सकता है वह उनका जन्म उल्लू में हो, और हो सकता है तुम कपास यानी रुई की का जो पेड़ होता है, हो सकता है तुम कपास के पेड़ पर उस उल्लू की आवाज सुनो, उस उल्लू की बोली सुनो, तो हो सकता है तुम जरूर याद रखना, हो सकता है वह उल्लू कौन हूँ, मैं ही हूँ। यानी वह उल्लू के रूप में कौन जन्म लेंगे, कवि जन्म लेंगे। तो और उल्लू को देख के बच्चे क्या करेंगे, घसीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। तो हो सकता है जैसे पक्षियों को देखकर हम लोग खाना दे देते हैं ना, तो वही बोल रहे हैं कि हो सकता है उस उल्लू को देखकर कोई बच्चा उस शाम को मुट्ठी भर कर पके हुए चावल उस जमीन पर फेंक दे। तो वह बोलते हैं कि हो सकता है एक दिन शाम को हवा, ठंडी हवा बहे और आसमान में तुम उड़ता उल्लू देखो, या फिर वही उल्लू तुम किसी कपास के पेड़ पर बोलते हुए देखो, तो वह उल्लू मैं ही बनकर आऊंगा, यानी उल्लू के रूप में जन्म लेकर आऊंगा। और उस उल्लू को देखकर कोई बच्चा क्या करेगा, मुट्ठी भर पका हुआ चावल जमीन पर, कौन सी जमीन पर, घसीली यानी घास से भरी जमीन पर फेंकेगा। आगे कवि लिखते हैं, देखेंगे रुपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव। बोलते हैं कि हो सकता है एक दिन तुम देखोगे, रुपसा, रुपसा एक बंगाल की बहुत ही प्रसिद्ध नदी है,
तो बोलते हैं कि हो सकता है एक दिन रुपसा नदी के गंदले से पानी में, यानी उसके गंदे से पानी में क्या देखोगे कि एक लड़का एक नाव लेकर जा रहा है, और नाव में एक त्रिपाल जैसा जो होता है, तो वह कपड़ा जो है वो फटा हुआ है। तो बोलते हैं कि हो सकता है तुम एक दिन देखो रुपसा नदी के गंदे से पानी में एक नाव लेकर एक लड़का जा रहा है, और जो पाल है उसकी नाव की थोड़ी सी फटी हुई है और वह हवा में उड़ रहा है। लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। और उसी समय आसमान में क्या देखोगे, जब वह लड़का नाव लेके जा रहा है उस नदी में, तो उसी समय तुम आसमान में क्या देखोगे कि रंगीन बादल लौट रहे हैं। क्योंकि बंगाल में वर्षा बहुत होती है, तो वहां बादल तो लगती ही रहती है। तो बोलते हैं कि उसी समय जब तुम आसमान में देखोगे तो रंगीन बादल, क्योंकि बादल वैसे भी कवियों को बादल बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि उससे बहुत ही आकर्षक चित्र जैसा हमें लगता है। तो वह रंगीन बादल आसमान में लौट रहा होगा उसी समय अंधेरे में, क्योंकि जब बादल होगी तो अंधेरा भी हो जाएगा। क्या देखोगे, एक सारस, उसी अंधेरे में एक सारस पक्षी को देखोगे। ये सारस क्या है, फिर से एक पक्षी है। तो तुम एक उन्हीं बादलों के बीच में एक सारस पक्षी को देखोगे। तो हो सकता है वह पक्षी कौन होंगे, कवि होंगे। तो जब नाव लेके कोई लड़का रुपसा नदी में गंदले से पानी में जा रहा हो, और उसी समय आसमान में बादल हो, और वह रंगीन बादलों के बीच अंधेरे में जब एक सारस दिखाई दे, तो वह सारस कौन हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं। यहाँ पे हमारी कविता समाप्त होती है। तो कवि क्या क्या पक्षी के रूप में जन्म लेने की अपनी आशंकाएं बताते हैं। हो सकता है वह अबाबिल के रूप में जन्म ले, या फिर कौवा के रूप में, कौवा में भी जन्म ना ले तो हो सकता है वह हंस के रूप में जन्म ले, या किसी किशोरी के पैरों की घुंघरू बन जाए, या फिर वह किसके रूप में जन्म ले, उल्लू के रूप में जन्म ले। और अगर उल्लू भी ना बन पाए तो क्या बन जाएंगे, सारस बन जाएंगे। तो इन सब पक्षियों का जिक्र है, आप याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा में पूछे जाएंगे। और उसके साथ साथ ही बंगाल की किस नदी का जिक्र हुआ है, बंगाल की रुपसा नदी का जिक्र हुआ है। और वहां पे किस अनाज का जिक्र हुआ है, धान का फसल का। और वहीं पे भी देखेंगे कि उल्लू को भी बच्चे क्या खिलाते हैं, चावल खिलाते हैं, क्योंकि वहां होती है। और साथ ही साथ कटहल के पेड़ों का भी। तो यहाँ पे हमारी कविता समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आया होगा। शीघ्र ही हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर भी करेंगे। धन्यवाद।